तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, 2 मिनट देखिए। अभी तक हम लोगों ने देखा था सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B, देखा था। सबसे पहले यही किया था ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। उसके सारे केसेस किए थे, परपेंडिकुलर हो परपेंडिकुलर नहीं हो ये सब। उसके बाद देखा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद देखा था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इज 0। हाँ यस सर। सर। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इज म्यू क्रॉस B, हाँ देखा। सर। हाँ सर। फिर उसके बाद करंट कैरिंग लूप में की पोटेंशियल एनर्जी देखा था माइनस म्यू डॉट बी या एम डॉट बी लिखा होगा कुछ भी ऐसा। हाँ सर। सर। हाँ सर। उसके बाद फिर बताया था कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ सर। हाँ सर। है ना। फिर बताया होगा कि एसयू वर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हो गया। ठीक है। अब हाँ सर। अब इस मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, ये सब। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, पढ़ चुके हैं। यस सर। हम लोग 3 चीज पढ़े थे कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मालूम है। और कितना होता है, क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब करंट हुआ तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो क्या होता है बताओ, कोई बोलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, E इक्वल टू hc/λ। अच्छा हाँ सर वो। तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है ना। तो ये तो जस्ट ऐसे ही हम लोगों को उसमें से ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे कितना होता है। तो इसका जो फंडामेंटल थ्योरम है या लॉ है जो कह लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका फंडामेंटल लॉ क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ है। वैसे ही इसका जो लॉ है जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं बायर्ड सावर्ट लॉ। तो हम लोग अगले 2 लेक्चर तक बायर्ड सावर्ट लॉ
और उसका एप्लीकेशन ही देखेंगे। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के लिए डिफाइंड है ना? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है। बाद में चार्ज का शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए निकाल लेते हैं। हाँ ठीक सर। वैसे ही अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर छोटा सा डीएल लेंथ का है तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। बताया था फोर्स के समय में, याद है? हाँ सर। हाँ सर। तो किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट से R है, जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 आइडियल क्रॉस R अपॉन मॉड ऑफ R का होल क्यूब होगा। ये एक फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक वैसे ही जैसा कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ करता था। आई बात समझ में? हाँ सर। तो कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ नहीं था, कूलम्ब्स लॉ के एक्सप्लेनेशन थे। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन करता था। ठीक वैसे ही करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन करता है बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, यहां हाँ तक कोई सर। दिक्कत? नहीं सर। इसमें से ये जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 है, या मैं ऐसे बोलूं म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁻⁷। अब वो सब यूनिट देख लेना एसआई यूनिट में। तो म्यू नॉट बाई 4 को हमेशा एक साथ रखते हैं ताकि इसकी वैल्यू 10⁻⁷ मिलता रहे। समझ गए आप? हाँ सर। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ एसआई यूनिट में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आज। तो कुछ एप्लीकेशंस अभी शुरू करेंगे, यही हम लोगों को पढ़ना है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशंस ऑफ बायट सावर्ट लॉ। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन,
magnetic field due to a straight current carrying conductor. मतलब मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है पी, जो कि यहां से मान लो r डिस्टेंस पर है और यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट ए पी पर और ये पॉइंट बी पी पर फाइनाइट कुछ एंगल बनाता है। मतलब ये एंगल मेरा अल्फा है और ये एंगल मेरा बीटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हम लोग इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब उससे पहले यहां पर ही जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे आइडियल क्रॉस आर से मिलता है, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर ध्यान से देखोगे, मैं दिख रहा हूं? हाँ सर। तो जैसे इस केस में ये हो गया आइडियल और ये हो गया वेक्टर आर, वो जो डायग्राम मैंने बनाया वहां पर। तो आइडियल क्रॉस आर करोगे तो इनटू द प्लेन होगा पॉइंट पी पर, हाँ सर। है ना? तो एक तरीका हमेशा ये रहता है आइडियल क्रॉस आर का कि हम आइडियल वेक्टर को आर वेक्टर को क्रॉस करें तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक दूसरा तरीका इसी, अच्छा पहले ये समझ आया तो इसी को दूसरा तरीका थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे करंट एलिमेंट है जिसके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड ही होगा इस केस में। हाँ सर। जैसे मान लीजिए मैं ये एक करंट एलिमेंट लेता हूं छोटा सा, तो इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द बोर्ड ही होगा। ऐसे ऐसे सब की वजह से तो सब ऐड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लेते हैं। अब इस डी थीटा सेगमेंट की वजह से ये मेरा लेंथ डीएल हो गया, समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, और ये जो लेंथ हो गया ये स्मॉल आर सेक थीटा है। हाँ सर। सोच के बताइएगा। हाँ सर। है ना? अच्छा, तो ये डीएल और ये मिल गया तो हमारा काम चलेगा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा होगा। मीन्स अपने डायग्राम में
ये हो गया मेरा आइडियल वेक्टर और ये हो गया मेरा आर वेक्टर पॉइंट पी तक का, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये हो गया 90 प्लस थीटा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये अगर डीएल लिया, इस लेंथ को मान लो स्मॉल एल कह देते हैं, एल एक्स जो भी कहना है, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। हाँ सर। So L is R tan theta. तो DL is R sec square theta d theta। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो अब केवल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं dB लिखूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड dB मेरा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, मतलब आई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आइडियल हो गया। हाँ सर। क्रॉस आर, तो आर यहां पर क्या हो जाएगा, आर सेक थीटा। करंट एलिमेंट वेक्टर से पॉइंट पी को जो लाइन ज्वाइन करता है वही आर है, तो आर सेक थीटा होगा। यस हाँ सर। सर। तो आइडियल क्रॉस आर, तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ये बात समझ आई? हाँ सर। डिवाइडेड बाय मॉड आर का होल क्यूब, मतलब आर सेक थीटा का होल क्यूब। ये एक्सप्रेशन समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक्सप्रेशन अगर समझ आया तो मोस्ट ऑफ द काम मेरा हो गया। So dB is म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा मिला के सेक क्यूब थीटा, तो ये चला गया आर 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 स्क्वायर मिला के नीचे एक आर बच गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, हाँ सर। आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर, ऐसा हो गया। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये फाइनली मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो गया। ये तो हाँ ये सर। एक फॉर्मूला है जो अभी इस कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में मोस्टली बहुत यूज होगा, आपको याद रहना चाहिए। बीच का डेरिवेशन एक बार भूल जाओगे चलेगा, बट ये फॉर्मूला याद जरूर रहना चाहिए। सर। हाँ, सर वो माइनस बीटा क्यों लिया? क्योंकि नीचे आने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो जो थीटा है उस थीटा में नीचे की ओर आएंगे बीटा एंगल तो नीचे वाला टच करेंगे, ऊपर की ओर अल्फा एंगल जाएंगे तो ऊपर वाला टच करेंगे। तो उस पूरे लाइन को कवर करने के लिए मुझे माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक जाना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, समझा। ठीक है, तो ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।
ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है सबको? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब एक तो इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं वो जरा सीखते हैं। उससे पहले एक बार बायर्ट-सावर्ट लॉ के डायरेक्शन को लेकर देखते हैं। एक तो तरीका क्रॉस प्रोडक्ट वाला है ही, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायर्ट-सावर्ट लॉ। अच्छा, तो अगर हम ध्यान से देखो ये रूल क्या है, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और बाकी फिंगर को कर्ल करते हैं इस वायर को मुट्ठी में बंद करने के हिसाब से, तो मेरा फिंगर जिधर जिधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर वही वही होगा। ये बात समझे आप? सर एक और बार। अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें और कंडक्टर को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करें, तो हमारा जो फिंगर है उस फिंगर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। हाँ सर। ठीक है, कहने का मतलब है इस बात को, देखते हैं कोई डायग्राम मिलेगा तो दूंगा, अदरवाइज ये डायग्राम इसका ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल था। हाँ, मिला एक डायग्राम। कहने का मतलब जैसे जो राइट हैंड का थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ना? थंब किसका? थंब राइट हैंड का। इसको आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है, तो बाकी जो फिंगर है ऐसे लिख देता हूं, थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में करने के बाद ऐसा समझिए, ट्राई टू होल्ड द वायर in your palm. Then motion of finger will give direction of magnetic field. ये बात समझ आया कि नहीं? हाँ सर। जैसे दो एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे
एक ये यहाँ पर, और इसी के बगल में एक और, एक ये यहाँ पर। पहले वाले केस में मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे वाले केस में मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है। तो पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पर ऐसा होगा। हमको रखा हाँ सर। डायरेक्शन में फिंगर ऐसे कर लो रहा है, तो इस साइड हम बोलेंगे इनटू द प्लेन, इस साइड बोलेंगे आउट टू द प्लेन। इस केस में ऐसा होगा। इधर हो जाएगा आउट टू द प्लेन, इधर हो जाएगा इनटू द प्लेन, बाकी हर पॉइंट पर जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसा होगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट 2। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आया ना? एक सेकेंड, तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया था हम लोगों ने। हाँ सर। इसको अलग अलग केसेस में यूज कैसे करते हैं ये अभी सीखेंगे। जैसे सीखेंगे, क्या आपको आता है? जस्ट मैं सिर्फ लिख देता हूँ, ये कलर क्यों नहीं आता। जैसे केस 1 सबसे सिंपलेस्ट केस हो सकता है कि हमारा कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, इसमें करंट I है और यहां से R डिस्टेंस दूर यहां पर पॉइंट P है और ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है, मतलब ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो इस फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे। तो इस केस में B मेरा मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i साइन थीटा बाई आर। बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये अलग से नहीं फॉर्मूला याद रखना है, इसी को ऐसे यूज करते हैं वो देखना है। ठीक है, टाइम दूंगा लिखने को, घबराओ मत। केस 2, यही अगर ऐसा है कि हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है,
और कोई पॉइंट P इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर है और करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे बेटा। हाँ सर। तो इस केस में मेरा फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल टू साइन 91 होता है, तो साइन अल्फा भी 1 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन r, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। केस 3, कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है कि कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन जो पॉइंट है मेरा वो लोअर एंड के पास यहाँ कहीं है, ऐसा परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ से है। तो इस केस में क्या करेंगे, अल्फा तो 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा। बीटा 0 हो जाएगा, तो मुझे बी क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर हो जाएगा। हाँ सर। तो वही एक ही फॉर्मूले के ये अलग अलग फॉर्म है क्वेश्चन में। इसी अभी 4 फॉर्म बताऊंगा, इसी 4 में से कोई एक फॉर्म मिलेगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा एक और थ्योरी पढ़ने के बाद, तो देखना। फोर्थ केस, ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर हमारा फाइनाइट लेंथ का ही है, बट ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहीं ऑब्लिकली लोकेटेड है। यहाँ पर ऑब्लिकली लोकेटेड है मतलब ये डिस्टेंस r है और ये एंगल मेरा बीटा है और ये एंगल मेरा अल्फा है। हो सकता है ऐसा, समझे? हाँ तो सर। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस बीटा से, क्योंकि ठीक वैसे ही डेरिवेशन करेंगे। तो अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मेरा बीटा से अल्फा होगा और एक्चुअल डेरिवेशन में माइनस बीटा से अल्फा आया था। हाँ सर। तो फॉर्मूला में केवल बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाएगा। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फॉर्मूला यूज करने में यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। नोट 1 लिख चुके हो शायद ना? हाँ सर। हाँ सर। तो नोट 2 के से यहाँ से कॉपी कर लीजिए। बढ़ू आगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। 1 लिखा था या ए बी लिखा था, क्या लिखा था बेटा? 1 2 या ए बी, जो भी वैसे ही लिखूंगा। 1 2 1 था ना, तो 2। सेकेंड एप्लीकेशन, नाउ सेकेंड एप्लीकेशन। इसमें उसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसमें सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से देखते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ circular current carrying loop at a point on its axis. मतलब ये करंट कैरिंग लूप है, ये इस लूप का सेंटर हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से पॉइंट P पर कोई भी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मान लो x कह देते हैं, किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझ आया? तो करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस लूप का मान लो कैपिटल R है, ऐसा इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे ढूंढना है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट देखा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट किधर अंदर जा रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रहा है और R वेक्टर ये हो गया, तो आइडियल क्रॉस R ऐसा होगा। मीन्स इस पॉइंट P पर केवल इस छोटे से करंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस ब्लू वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इधर ये डायरेक्शन समझे कि नहीं, सोच के बताइए। हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा DL लेंथ ऑफ कंडक्टर लिया, तो IDL वहां पर करंट अंदर जा रहा है, आइडियल वेक्टर इधर, R वेक्टर इधर, तो आइडियल क्रॉस R इस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर इधर होगा। हाँ या ना? तो कौन से प्लेन पे है? ये हमारा लूप है, ये एक्सिस है, ये हमारा लूप है, ये एक्सिस है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है। हाँ। इस लूप के टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट अंदर, हाँ R वेक्टर इधर, तो आइडियल क्रॉस R का डायरेक्शन उस R वेक्टर के परपेंडिकुलर इधर होगा। हाँ सर। ठीक वैसे ही एक दूसरा आपको समझाने के लिए दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लैक ले लो। यहाँ पर ऐसा ही एक DL लेंथ लेंगे तो करंट एलिमेंट बाहर की ओर होगा। हाँ सर। अच्छा, इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा होगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस ब्लैक वाले लाइन के परपेंडिकुलर इधर होगा DB। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हर पॉइंट के कारण होगा, जिसमें से अब ये इस पर परपेंडिकुलर है, ब्लैक वाले पर परपेंडिकुलर है। तो कॉमन सेंस से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा जो कि फिक्स है, और ये अगर थीटा है
तो ध्यान से बताना ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। ये पूरा 90 थीटा। है, ये थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, वैसे ही ये थीटा। तो dB का इधर वाला कंपोनेंट हो गया dB cos थीटा इधर, और ठीक वैसे ही इस dB का इधर वाला कंपोनेंट dB cos थीटा इधर, और दोनों का यहाँ डायग्राम में घचपच हो जाएगा इसलिए इधर ही कर देता हूँ। दोनों का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ट्वाइस dB साइन थीटा, है ना। हाँ सर। तो ऐसा हमने एक पेयर लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, सबका रेडियल वाला कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कैंसिल होता जाएगा पेयर में, और रेडियल वाला ऐड होता चला जाएगा एलोंग एक्सिस वाला। समझ रहे हो? हाँ सर। सो ये जो हमारा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ 2dB साइन थीटा होगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 dB को क्या लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। तो आर यहां पर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए बेटा। हाँ या ना? हाँ सर। ये जो पॉइंट P पर इसके पेरिफेरी के कहीं से भी डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस तो हमेशा रहेगा ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो वही लिखा है अपॉन आर क्यूब, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, इनटू साइन थीटा। इस ट्रायंगल में देखो तो साइन थीटा क्या है, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। इसमें से आर एक्स आई डीएल को छोड़कर सब कांस्टेंट है। हाँ सर। हाँ सर। तो देखेंगे तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा हो गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, सब कांस्टेंट है। ऊपर में एक आर बच गया, वो इंटीग्रल ऑफ डीएल, ऐसा होगा। होगा ऐसा। हाँ सर। तो इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए डीएल मेरा कितना हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन सर 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, क्योंकि हम हाँ, लोग दो सर। दो का पेयर ले चुके हैं ना, तो पाई आर हो जाएगा। हाँ सर। होगा। हाँ सर। सो फाइनली इस केस के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक फॉर्मूला है जो आपको की याद रखना पड़ेगा। सर एक ठीक बार है। करंट एलिमेंट और आर वेक्टर का डायरेक्शन से समझाइएगा। करंट एलिमेंट हमेशा लूप के टेंजेंट के एलोंग होगा, हाँ सर। है ना। तो जो दो एक्सट्रीम वाला पॉइंट मैंने लिया था, अगर उसको देखोगे तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है, हाँ सर। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो गया। यस सर।
नीचे में वही बाहर आ रहा है तो नीचे में वो आउट टू द प्लेन हो गया। हाँ सर। तो ये तो हो गया आइडियल का कहानी। अब उस आइडियल से पॉइंट पी तक का लाइन ज्वाइनिंग आर हो गया। तो एक ये ब्लू वाला हो गया और इधर वाले के लिए ये ब्लैक वाला हो गया। तो ब्लू वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू आर इधर, तो आइडियल क्रॉस आर, इस आर पर परपेंडिकुलर इस साइड। ओके सर, हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, हम्म। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। अब देखिए, लिखिएगा अभी नहीं, ध्यान से देखिए। अब ये मैंने कहा कि ये एज अ मास्टर फॉर्मूला आप याद रखिए। जैसे कोई अगर पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है, मीन्स ये हमारा लूप है और हम जिसमें कि करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर निकालना है। इसका रेडियस आर है और करंट आई फ्लो हो रहा है। अब मैंने इसलिए कहा कि इसको मास्टर फॉर्मूला याद रखिए। एक तो इंडिविजुअली चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं, अभी निकाल के दिखाता हूँ बिना इस फॉर्मूला को यूज किए। अदरवाइज जब हम ये फॉर्मूला पढ़ ही लिए हैं तो इस फॉर्मूले में x को 0 पुट कर देंगे तो मुझे मिल जाना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो इसी में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा देखिए तो। बताइए। 2π/r। हाँ सर, 2π/r। ऐसा मिलेगा? हाँ सर। ठीक है, सेकेंड नोट। कभी कभी क्या मिलेगा आपको कि ये सर्कुलर लूप पूरा कंप्लीट नहीं है, सेमी सर्कल है या कुछ और है। मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular arc। सर्कुलर आर्क का मतलब है कि मान लीजिए सपोज ये कोई करंट कैरिंग सेगमेंट है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस आर है और ये एंगल इसका थीटा है। ठीक है, तो सपोज वही कहानी, यहां से अल्फा एंगल पर
अगर हम छोटा सा डी अल्फा सेगमेंट लें तो ये जो लेंथ मेरा डीएल होगा ये आर डी अल्फा हो जाएगा। हाँ सर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी मेरा ऐसा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल, दैट इज आई इंटू आर डी अल्फा, आई डी एल अपॉन आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डी अल्फा। इसी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो अल्फा को 0 से थीटा तक कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो बी कुछ ऐसा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी अल्फा फ्रॉम 0 टू थीटा। होगा बेटा? तो बी हो गया मेरा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ध्यान से देखोगे तो थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक चीज ध्यान से सब देखो, कोई लिखेगा नहीं, 2 मिनट सिर्फ देखो मेरी बात। आपको यहां से समझ आएगा कि इससे पहले वाले फॉर्मूले में मैंने क्यों 2 पाई कट करके सिंपल नहीं किया था, क्योंकि कंपेयर करने में मुझे आसानी होगी। इसी में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई कर देंगे तो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो इससे ऊपर नोट 1 वाला फॉर्मूला होना चाहिए। समझ रहे हाँ बेटा? सर। हाँ सर। तो इसीलिए इसी फॉर्म में हमेशा याद रखने की कोशिश करो। तो क्या है कि रिकलेक्ट करने में आसानी होती है। ठीक है? सर हम्म। सर नीचे आइडियल क्रॉस आर भी तो आएगा ना एक। हाँ, तो आईडीएल का आई का आई, डीएल का आर डी थीटा, आर का आर लिख दिया देखो। और आइडियल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर हमेशा इस सर्कल पर टेंजेंट होगा हर पॉइंट पर, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 91 हो गया। हाँ सर। समझे? हाँ सर। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगले 1 घंटे में केवल और केवल हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर को मिलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी बढ़िया बढ़िया ये जितने फॉर्मूले अभी आगे, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत मिलता है। सर सर तो ऊपर 2 पाई बाय आर आया, नीचे थीटा बाय आर स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पे? सर नीचे फॉर्मूला में एक थीटा बाय आर स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती हुई होगी मेरे से। हाँ सर वही बोल रहा हूँ, आइडियल क्रॉस आर बचा है ऊपर। हाँ, एक थीटा बाई आर होगा। आई डी एल, एक और आर ऊपर होगा। आई डी एल एक और आर होगा, माय मिस्टेक बेटा, एक और आर होगा। तो यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, केवल आर होगा। ठीक है? यहाँ पर भी केवल आर होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा। एक मिनट मेरा बराबर, क्या है ये, इससे लिखने में मुझे हमेशा में ध्यान में चला जाता है। ये आर स्क्वायर नहीं, आर होगा। ठीक है? यहाँ पर भी ये आर स्क्वायर नहीं, आर होगा। ठीक है? अब मैच कर रहा है ऊपर नीचे का फॉर्मूला थीटा 2 पाई पुट करने पर। यहां तक कर चुके, यहां से करना है ना शायद कॉपी। हाँ सर हो गया। सबका हो गया पक्का? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कीजिए।
क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा है? हाँ सर क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम है, वो ये रहा। कोशिश कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। बोलो बेटा, कुछ समझ आया क्या करना है कि नहीं? मैं हाँ बताऊं? सर 1 मिनट सर। 1 मिनट से हो रहा है। टू है आंसर। हाँ 2 है, वेरी गुड। 2 रेडियन सही आंसर है। चलिए बाकी लोग इधर देखिए। अगर आप ध्यान से इसमें करंट के मूवमेंट को देखेंगे तो इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे गया होगा, यहाँ ऐसे आया होगा और यहाँ फिर ऐसे गया होगा, यही कहानी होगी, है ना? हाँ सर। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसका नाम मान लो 1 रख देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसका नाम मान लो 2 रख देते हैं। और ये वाला पोर्शन जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसका नाम 3 रख देते हैं। तो पॉइंट O पर, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी तीनों का वेक्टर सम होगा, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, इसमें 1 और 3 ये दोनों की वजह से, 1 और 3 ध्यान से देखना सब लोग, 1 और 3 दोनों की वजह से उस पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। वन और 3 राइट हैंड पाम रूल लगाओ। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0 है सॉरी, इसका मतलब है B1 और B3 का सम B2 के बराबर होगा। हाँ सर। B1 और B3 दोनों इक्वल होगा। हाँ सर। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो सेमी इनफाइनाइट वाला, केस 1 2 3 4 में कहीं आया होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो सेमी इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, ऐसा ही था ना? इसका डबल, दिस विल बी इक्वल टू, ये सर्कुलर सेक्टर वाला होगा। सर्कुलर सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, बताओ बेटा। आई इंटू थीटा बाई आर। आई इंटू थीटा बाई आर, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये आउटवर्ड हो गया, सॉरी ये इनवर्ड हो गया टोटल, और ये टोटल आउटवर्ड हो गया, दोनों इक्वल होगा तभी 0 होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 2 रेडियन दिख रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो कितना एकदम छोटा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, आया समझ में? हाँ सर। पक्के से? चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए फिर।
आगे बढ़ूं? सर। हो गया सबका लिखा हुआ? हाँ सर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कोशिश कीजिए। Sir, mu naught I upon 4 pi. नहीं, mu naught I upon 2R. कोई कुछ बोल रहा था? Sir, mu naught I upon 2R. नहीं। Sir, circle का अरे बेट, वो तो बाद में, आपको तो पहले सेंटर, पॉलीगन के सेंटर पे बताना है ना। वो बाकी तो एनालाइज छोड़ो, आपको तो सेंटर ऑफ पॉलीगन पर चाहिए ना। अच्छा, ठीक है। सर आंसर क्या है? चलिए देखिए इधर, सब लोग इधर देखिए। ये एक सर्कल है, मान लीजिए। इस सर्कल में एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। वो सब ड्राइंग तुम लोग ठीक कर लेना, मुझे उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, जैसे ऐसे ही कोशिश किया बनाने का। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया सर्कल का रेडियस, है ना। और इस पॉलीगन में मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो ये एन साइडेड पॉलीगन है, मैंने अपना कुछ भी ड्रॉ किया। ये एंगल कितना होगा? 2 पाई बाय 2 pi by n. वेरी गुड, 2 पाई बाई एन हो जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, तो ये दोनों एंगल पाई बाई एन होगा। हाँ सर। होगा। तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे ऐसे सब सिमेट्रिकल है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा? n टाइम्स, एक के कारण हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर। आर यहाँ पर क्या होगा? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इसको अभी x लिखते हैं, बाद में देखेंगे। तो 2 पाई बाई एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन, ऐसा होगा? हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, n इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन x। तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो x क्या हो जाएगा? r cos पाई बाई n हाँ सर। हो जाएगा। तो x को लिख देते हैं r cos ऑफ पाई बाई n, और ये है हमारा साइन ऑफ पाई बाई n, है ऐसा। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ni बाई r tan ऑफ पाई बाई n, ऐसा होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सेकेंड पार्ट में बोला है
कि इसी को अगर हम लिमिटिंग कर दें, मतलब n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये पॉलीगन सर्कल हो जाएगा। तो इसमें n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो b का रिजल्ट वही मिलना चाहिए जो सर्कल का मिलता है ना। तो n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये छोटा हो गया पाई बाई n, तो ये tan थीटा थीटा के बराबर होता है, ये पाई बाई n हो जाएगा। तो देखिए वही आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r जो सर्कल के सेंटर पर होता है। समझे मेरी बात? हाँ सर। कॉपी कर लिए जल्दी से। ये क्वेश्चन कीजिए, इसका डायग्राम मैं भी दे रहा हूँ 2 मिनट में बस। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इसको कीजिए। देखो इधर। सर 25.5 आ रहा है। नहीं, देखो सर एक इसमें दो दो पोर्शन है, एक सर्कुलर पोर्शन है और एक स्ट्रेट पोर्शन है ना। तो पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पोर्शन के कारण होगा प्लस स्ट्रेट पोर्शन के कारण होगा और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ सर, दोनों का डायरेक्शन। हाँ सर। सर्कुलर पोर्शन के कारण ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 फाई होगा। सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई into theta upon r, that is 2 pi minus 2 phi upon r। ये ऐसा हो गया। हाँ सर। प्लस स्ट्रेट पोर्शन के कारण ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, और ये फाई है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r cos फाई हो जाएगा। तो अपॉन r की जगह r cos फाई इंटू 2 साइन फाई, ऐसा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। सर सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये दोनों में कॉमन हो गया तो यहां बच गया मेरा 2 पाई माइनस 2 फाई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r ले लिया तो 2 tan फाई। ऐसा होगा। हाँ सर। फाई की वैल्यू कितनी है, 2 फाई 90 है, मतलब फाई है मेरा पाई बाई 4 है ना। तो फाई की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दीजिए। तो फाई की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 4 होगा।
प्लस 2 tan पाई बाई 4 1 होता है tan 45। बोलो ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 2 जा 8 माइनस 2 6 6 बाई 4 मतलब 3 बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करना है, तो वैल्यू क्या क्या दिया है मुझे बताइएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका तो 10⁻⁻7 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। करंट कितना है? 5 एम्पियर। 5। रेडियस कितना है? 120 mm। 120 mm, तो 120 इंटू 10⁻⁻3। अब इसमें से करोगे तो 4 प्लस 3 पाई अपॉन 2 ऐसा लिख देते हैं। तो ऐसा वैल्यू पुट करके देखो तो आता है क्या 28 माइक्रो टेस्ला। हाँ सर आ रहा है। समझे? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़ो। एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कीजिए असाइन। इस एक में 3 क्वेश्चन है, जरा ध्यान से कीजिएगा। या मैं पहले आंसर लिख दूं सबका? लिख दीजिए। ठीक। तो ये है आपका ए का आंसर, ये है ए का आंसर। ये है बी का आंसर। मैं तीनों का आंसर उसके नीचे लिख देता हूँ। जिसका बताना होगा मुझे बोलिएगा, तीनों का बताना होगा बोलिएगा, तीनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये है थर्ड का आंसर। सर सही है सारे। तो ये है फर्स्ट का आंसर, ये है सेकंड का आंसर, ये है थर्ड का आंसर। बताइएगा मुझे, इसमें से कोई मुझे बताना हो तो बोलिएगा, और हो गया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। आ गया सारा। तीनों आ गया? हाँ सर। हाँ सर। पक्का सबको आया? सेकंड वाला नहीं आया, एक बार बता दो सर। थर्ड कौन वाला सा बताऊं? सेकंड वाला, फर्स्ट थर्ड। सेकंड वाला। ठीक। सेकंड वाले में भी देखेंगे तो 3 पोर्शन है, एक ये स्ट्रेट है, एक ये सर्कुलर है, और एक ये स्ट्रेट है। इन तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ सर।
तो मुझे B1, B2 और B3 को ऐड करना है, ठीक है। B1 तो देखो इसके इसी लाइन से पास करता है ना, तो B1 0 होगा। हाँ सर। B2 इस सर्कल के लिए ये एंगल कितना हो गया? 3π/2। 3π/2। तो जो फॉर्मूला है मेरा μ0/4π इंटू I θ/r, तो थीटा की जगह मुझे 3π/2 लिखना है अपॉन r, लिखना है ना। हाँ सर। तो B2 हो गया। B3 के लिए ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, हाँ सर हो गया। तो μ0/4π इंटू I अपॉन r हो गया इस केस में। हाँ सर। सो μ0I अपॉन 4πr, ये सब में कॉमन आ जाएगा शायद, तो ये हो गया 3π/2 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ सर। और बोलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें। पूछना है? नहीं सर हो गया। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, क्योंकि आंसर हमें अभी तक तो मैग्नीट्यूड वाला था, इसमें आई जे के ये सब के टर्म में देना है। अदरवाइज क्वेश्चन सिमिलर है, कोशिश कीजिए। दिख रहा है क्वेश्चन? सो उतना क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? हाँ सर। अब क्लियर है, ठीक। हाँ सर। कीजिए कोशिश इसको, सिमिलर क्वेश्चन। इसमें आंसर आपको वेक्टर सम में देना है। हाँ सर। हाँ सर। सर एक बार आंसर बता दीजिए सर। हाँ, तो पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं, चेक करके आया कि नहीं, एक एक करके देखते हैं, क्योंकि एक ही बार देखने से दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले ए का आंसर, एक का आंसर देखिए, ऐसा है क्या? हाँ सर। यही आंसर आया ए का? हाँ सर। सबको आया पक्का? सर डायरेक्शन उल्टा आया। उल्टा आया तो गलत आया। चलो तो ए को पहले देख लेते हैं। ए में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 पार्ट है। एक तो ये सर्कुलर पार्ट है ना? है ना? हाँ सर। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो B1 वेक्टर होगा, ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल है तो कितना हो जाएगा वैल्यू? μ0/4π इंटू I इंटू θ/r। तो I थीटा की जगह पाई लिख देंगे, तो π/r। अच्छा, किधर होगा? तो राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखिए और O की ओर फिंगर कर्व कीजिए, तो माइनस I कैप में होगा। हाँ सर। तो ये हो गया B1। B1 में कोई दिक्कत?
नहीं सर, ठीक है, समझ गया। इस पार्ट को 2 कर देते हैं, तो B2 वो डायरेक्शन फिर से बताइए ना। राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर से फिंगर को ले जाओ, तो फिंगर अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है नेगेटिव एक्स में। हाँ सर, हाँ। इस पॉइंट पर इधर की ओर नेगेटिव एक्स में जाता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। 2 के लिए नेगेटिव जेड में जाता हुआ दिख रहा है। 2 और 3 दोनों के लिए नेगेटिव जेड में जाता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। और दोनों में सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो B2 इज इक्वल टू B3 नेगेटिव जेड में, सो माइनस म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, ऐसा होगा। तो टोटल B क्या होगा इन नेगेटिव जेड में, तो माइनस के कैप, तो टोटल B क्या होगा इन तीनों का सम होगा। तो इन तीनों का सम करेंगे तो माइनस म्यू नॉट I बाई 4 पाई R कॉमन, ये हो जाएगा पाई I कैप, माइनस पाई ले लिया बाहर, तो प्लस 2K कैप। ऐसा आंसर आया शायद। हाँ सर। लीजिए। हो गया सर। वेरी गुड। बी का आंसर बताऊं क्या, अटेम्प्ट किया? हाँ सर, तीनों कर लेते हैं। अच्छा, बी का आंसर ये रहा। यही आंसर आया है बी हाँ का। सर, हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सी वाला बताइए ना। सी का भी आंसर बताता हूँ। यह है सी का आंसर दिया हुआ। सर सी का गलत है, सी बता दीजिए। सी का शायद हो सकता है आंसर दिया हुआ भी गलत हो। सी में एक आई कैप वाला टर्म भी आएगा शायद।
हाँ सर, 3 पाई/2 आएगा। सी का आंसर गलत है बेटा। सी का आंसर गलत है, ठीक है। सी का सही वाला आंसर बताता हूँ मैं, सुबह क्लास में कराया हूँ ना, तो एक बार सही वाला आंसर बताता हूँ, ठीक है। आप लोग सी अटेम्प्ट कीजिए, सी का जो सही वाला आंसर है वो मैं अभी बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह यही क्वेश्चन कराया था उस बैच में भी। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सुबह वाले बैच को पढ़ाया था उसका यही नोट्स है। ये है सी वाले का आंसर। हाँ सर, यही है। ये होगा सी का आंसर, ठीक है। ये आया है आंसर सी का किसी को? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोग ए बी सी को जिसका नहीं हुआ है घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर आपके सामने है, ठीक है। सर मेजर टेस्ट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना? मेजर टेस्ट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना हाँ, सर्किट? इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा। हाँ ओके सर। सर डाउट्स? डाउट्स है? पूछ ले चले। हाँ सर, 3 है। पूछ ले, फटाफट पूछ तो ले। बाकी लोग जाओ, जिसको डाउट्स है वो डाउट्स पूछ लो। सर मॉड्यूल का एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन शेयर कर सकती है क्या इसमें? नहीं सर, मुश्किल होगा मॉड्यूल। मुश्किल होगा, एक मिनट रुक जा, ढूंढने दे मुझे मॉड्यूल। मॉड्यूल मॉड्यूल कौन सा मॉड्यूल है ये? तो मॉड्यूल 7। 7। 7th वाला, हाँ हाँ। पेज नंबर बोल तो बेटा जल्दी से। 66। पेज नंबर 66, हाँ बोलिए। सर इसमें एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 7। नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है मुझे। अच्छा, बुकलेट का 66, पीडीएफ का हाँ नहीं। सर, ओके, बुकलेट का। बुकलेट का 66। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। 7। हाँ सर। बहुत आसान सर है। इसमें जो ए से 2 ही जगह जो रेसिस्टेंस जा रहा है, जो ऊपर की अभी तरफ अभी कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। चलो, जिसको ये डाउट है वो देखो, बाकी लोग जा सकते हैं। सर मुझे कैपेसिटेंस के 2 डाउट हैं। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सर दूसरे स्क्रीन भी शेयर कर। दूसरे दिन, रोज दिन लास्ट में एक एक दो दो डाउट अपने अपने ऐसे ही कर लेना, ठीक है। रोज दिन लेक्चर के लास्ट में एक दो डाउट्स कर लेना, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ ताकि नोट्स में कोई दिक्कत ना हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और बुकलेट का है ना? यस सर। और बुकलेट का कौन सा है? तो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 7, यही है ना? हाँ सर। ऐसे ही लिख देता कि रेफरेंस के लिए नोट्स जो रखे उसको याद रहे कि ये कौन सा है। क्वेश्चन है ऐसा, यही क्वेश्चन है, यस सर। ठीक है। तो मुझे ए और बी के बीच चाहिए ना?
हाँ सर, हाँ सर। It was in between the point A and B में। तो A और B के बीच अगर चाहिए तो आप खुद सोचिए कि इसका मुझे कोई काम नहीं है, हाँ सर, इसका और वो वाले का। हाँ इसका भी मुझे कोई काम नहीं है। अब देखो, A से B तक जाने के सारे रास्ते सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। हाँ सर, सिमेट्रिकल मतलब इसमें जितना करंट होगा उतना ही करंट इसमें होगा, हाँ सर। और इसमें जितना करंट होगा उतना ही करंट इसमें होगा। जी सर। अगर ऐसा है, इसका मतलब है यहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट है। हाँ ये बात समझ गए आप लोग? हाँ सर। अगर सर ऐसा लेकिन है, अगर हम देखें हाँ बोलिए। तो ये ए पॉइंट और इससे जो ऊपर रेसिस्टेंस जा रहा है वहाँ पे जो जंक्शन है, और जो हॉरिजॉन्टली रेसिस्टेंस जा रहा है वहाँ पे जो जंक्शन है, उन दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा ना? इसका और इसका हाँ। नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों सर? अगर इसको V मान लिया तो सेम ही But- रेसिस्टेंस से जा रहा है तो रेजिस्टेंस सेम जा रहा है, बट यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही यहाँ से जाएगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ से जितना करंट जाएगा ये उतना ही होगा, और यहाँ से जितना जाएगा ये उतना ही होगा, ये कह सकते हैं। सिमेट्री की वजह से। हाँ, बैटरी से I1 प्लस I2 गया, बैटरी को I1 प्लस I2 वापस मिलेगा। जाने वाले जगह पे दो ही रेजिस्टेंस है, आने वाले जगह पे दो ही रेजिस्टेंस, तो ये कह सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा इसमें I1 और इसमें I1 है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, मतलब ये ऐसे कनेक्टेड होगा। हाँ सर। तो अब आपकी लाइफ फिर तो सर इजी हो आसान, जाएगा। हाँ सर। अब आपकी लाइफ आसान हो गई। ये हो गया 2R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, और ये एक और हो गया 2R। यस। ठीक है, और बोलिए। हाँ तो इसको सर, क्वेश्चन सिमेट्री नंबर से ब्रेक 12। करके भी कर सकते हैं ना? क्या? इसको बीच में से डिवाइड करके भी कर सकते हैं ना? वैसे भी सिमेट्री कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और सर बोलिए क्वेश्चन नंबर 12। इसी में से हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12। यही ना? जी सर। सर इसमें जब हम स्विच नंबर 3 को क्लोज कर देंगे और स्विच नंबर 2 को क्लोज करेंगे, ये स्विच नंबर 1 को क्लोज करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा सर्किट में? एक मिनट पढ़ने दीजिए मुझे। इफ द स्विचेज S1, S2, S3 इन द फिगर आर अरेंज्ड सच दैट करंट थ्रू द बैटरी इज मिनिमम, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस A and B। वोल्टेज अक्रॉस A and B। अच्छा, तो पहले तो करंट मिनिमम होगा, उसके लिए कौन स्विच को क्लोज करेंगे? S2 को और S3 को। पहले तो ये सोचना पड़ेगा। तो S2 को जैसे ही क्लोज कर देंगे, करंट थ्रू बैटरी, बैटरी कहाँ है? यहाँ पर। वो हाँ। जैसे ही S2 को क्लोज कर दोगे तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं तो बचेगा। नहीं देगा। हाँ सर। तो मीनिंग करंट अगर नहीं, वाला तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा। तो S2 तो नहीं ही क्लोज करना है, समझे? हाँ हाँ सर। तो S2 तो नहीं ही क्लोज करना है, ये पक्का है। ठीक है। अब रही बात S3 को क्लोज करने की, तो S3 को क्लोज करने से ये दोनों रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। हाँ सर। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ तो S3 को भी क्लोज नहीं करना, ये भी पक्का है। हाँ, जैसे S1 को क्लोज करना है। अभी देखते हैं ना, S1 को क्लोज करेंगे अगर, तो S1 को क्लोज करने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो भी अच्छा, करंट, हाँ। तो भी नहीं होगा। तीनों ओपन रखेंगे। तीनों ओपन रखेंगे।
all three should be open for minimum current. हाँ. ठीक है? Yes sir. So all three should be open. अब हो जाएगा? हाँ सर, वो मैं गलत करी थी. और बोलिए. और सर 15. 15 इसी में का ना? हाँ सर. तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है. देख लेते हैं. पोटेंशियोमीटर AB 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर में है जीरो डिफ्लेक्शन. ठीक है. तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब इसका करंट इसमें घूम रहा है और इसका करंट इसमें घूम रहा है. हाँ सर. इधर से कुछ नहीं जा रहा है. ये आर चाहिए, यही क्वेश्चन है, सिंपल है. तो ये 10 है, ए से बी तक पूरा रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है. 10 ओम. तो इसमें करंट 10/10 1 एम्पियर का जा रहा होगा. हाँ. तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट और ये 40 सेंटीमीटर है. तो 100 सेंटीमीटर का 10 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा? 4 ohm. 4 ओम. 4 ओम हो जाएगा. तो 4 into 1 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, मतलब पॉइंट सी पर वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट. हो गया बेटा? हाँ सर. मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट. अच्छा. और इसमें क्या हो गया? R और 1 मिला के, तो इसमें जो करंट जाएगा वो हो जाएगा 5/कैपिटल R + 1. +1. हाँ सर. और ये डिफरेंस 6 के बराबर होना चाहिए, मतलब 5 - स्मॉल i इंटू स्मॉल r, ये वैल्यू 6 के बराबर होना चाहिए. हाँ. तो ये हो गया 5 माइनस i को लिख देंगे हम 5/R + 1 और स्मॉल r 1 है तो इंटू 1, ये 6 के बराबर होना चाहिए. यस. तो कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी. हाँ सर. हाँ सर. ओके. आया समझ में? हाँ सर. चलिए बाय. थैंक यू सर. या वेलकम.